ध्यान दो, कल हमने क्या देख लिया था? हमने कल देख लिया था RNA और tRNA दोनों का हमने कार्य भी देख लिया था। आज हमें क्या देखना था? mRNA देखना था। देखो, जैसे आपने देखा था कि जो rRNA था उसके कोशिकाओं में जो है tRNA कितना मिलता था? 80%। कितना मिल रहा था? 80%। तो अब एक बात बताओ, और वहीं दूसरा जो बताया गया कि tRNA कितना मिलता है कोशिकाओं में? हमारे शरीर कोशिकाओं में कितना tRNA मिलता है? 10 से 15% के बीच मिलता है। तो अब आप बताओ, अब बचा कितना? 1 से लेकर 5%। तो इसका मतलब जो है कि tRNA जो है ये हमारे शरीर कोशिकाओं में कितना मिलता है? 1 से लेकर 5% तक मिलता है। पहली चीज ये आप ध्यान रखें। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, आपको ये एक बात बताना है कि जिसमें जिसकी परसेंट अधिक होगी वह ज्यादा अस्थायी होगा कि कम अस्थायी होगा? जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो क्या होता है? ज्यादा अस्थायी होता है। और जिसकी मात्रा जितना ही कम होती है वो क्या होता है? कम अस्थायी। तो इसका मतलब ये mRNA क्या होता है? कम अस्थायी होता है, यानी अस्थायी होता है। तो पहला आपने देख लिया कि इसका ये बताया गया कि इसमें ये होता है। पहले तो mRNA को क्या कहता है? मैसेंजर राइबोज न्यूक्लिक एसिड। कल मैं वो राइबोसोम को बार बार राइबोज बोल रहा था और आप लोग भी एक बार ध्यान नहीं दे रहे। हाँ, अब चूंकि मेरे दिमाग में कई बार पढ़ाते पढ़ाते वही चीजें रट जाती हैं तो मैं उसको बोलता जाता हूँ। तो आपको ऐसा लगता है तो एक बार बोल दिया करो सर यहाँ पे मिस्टेक होता है। दूसरी चीज देखो, इसको संदेशवाहक भी कहा जाता है। इसको मैसेंजर का मतलब क्या है? संदेशवाहक, यानी यह संदेश लेकर प्रोटीन बनाने का क्या करता है? कार्य करता है। तो पहला हमने देखा कि ये जो है ये हमारे शरीर में mRNA हमारे शरीर कोशिकाओं में कितने परसेंट पाए जाते हैं बेटा? 1 से 5% पाए जाते हैं। इसलिए क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। दूसरा जो है देखो, इसमें इनकी संरचना की सर्वप्रथम खोज किसने किया था बेटा? ध्यान रखना, इनकी खोज अगर हम सबसे पहले देखेंगे इनकी खोज किसने किया था? हाँ, यानी mRNA संरचना की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसमें 2 वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जैकोब तथा मोनार्ड। क्या नाम था? जैकोब तथा मोनार्ड ने किया था। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? और अगला पॉइंट इसमें देखो, इनका जो निर्माण होता है, इनका RNA का जो निर्माण होता है बेटा, वह DNA के सांचे पे होता है। कहाँ होता है? DNA के सांचे पे होता है। अगला ये काम क्या करता है कि यह केंद्रक से आदेश लेता है और केंद्रक से आदेश लेकर राइबोसोम पर प्रोटीन बनाता है। क्या बताया गया बेटा? ये केंद्रक से क्या करता है? केंद्रक से आदेश लेता है और केंद्रक से आदेश लेकर किस पे? राइबोसोम पर। राइबोसोम पर प्रोटीन का निर्माण करता है। हाँ, एक बार ध्यान सुनते हैं बेटा, इधर ध्यान जरा एक बार ध्यान से सुन लेते हैं इसको। आपको क्या बताया गया? mRNA हमें आज पढ़ना तो यही था mRNA को। तो mRNA
इसको इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मैसेंजर राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी इससे संदेश वाहक आ जाता है, संदेश वाहक आरएनए कहा जाता है। एमआरएनए जो है, जो हमारे शरीर है, हमारे शरीर में की जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं में कितना परसेंट पाया जाता है? तो 1 से 5% पाया जाता है। और इसकी मात्रा कम होने की वजह से ये क्या होता है? अस्थायी होता है। इसकी खोज किसने किया था? यानी एमआरएनए संरचना की खोज किसने किया था? तो जैकोब तथा मोनार्ड ने किया था। इसके बाद से ये बताया गया कि यह केंद्रक से आदेश लेता है। क्या करता है? ये केंद्रक से आदेश लेता है और आदेश लेने के बाद से ये राइबोसोम पर क्या करता है? प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब इसकी संरचना को देखते हैं, इसकी संरचना कैसे, जरा इनकी संरचना को देख लेते हैं बेटा। ये कोई क्या है? एमआरएनए, ध्यान रखना, ये क्या है? ये एमआरएनए है। ये 5' सिरा है और ये क्या है? 3' सिरा है। इसमें होता क्या बेटा, ध्यान देना। देखो बेटा, इसकी संरचना देख रहे हैं। किसकी संरचना देख रहे हैं? एमआरएनए की ये संरचना है। किसकी संरचना है? एमआरएनए। अब ये देख रहे हो कि 5' और 3' सिरा है। इस 5' और 3' सिरा पर क्या होता है? एमआरएनए पर कोडोन मिलता है। क्या मिलता है? कोडोन। ये क्या है? कोडोन होता क्या है बेटा? पहले ध्यान रख लेना, मैं एक बार फिर ध्यान सुनो। बताया जा रहा है कि जो एमआरएनए होता है, एमआरएनए पर क्या पाया जाता है? कोडोन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोडोन पाया जाता है। और कोडोन होता क्या है? तो ये 3 नाइट्रोजनी क्षार का समूह होता है। ध्यान रखना, 3 नाइट्रोजनी क्षार का क्या होता है? समूह। ये देख रहे हो, ये भी नाइट्रोजनी क्षार है कि नहीं है? 3 नाइट्रोजनी क्षार ये भी है, 3 नाइट्रोजनी क्षार क्या है? ये भी है, और 3 नाइट्रोजनी क्षार ये भी है, और 3 नाइट्रोजनी क्षार क्या है? ये है, और 3 नाइट्रोजनी क्षार ये है। तो ये तीन नाइट्रोजनी क्षार का जो समूह मिलता है, उसी समूह को हम क्या कहते हैं? कोडोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोडोन कहते हैं। तो इसमें ये क्या है बेटा? इसको कौन बताएगा? ये क्या कहलाएगा? कोडोन। ये कोडोन क्या हो गया? कोडोन फर्स्ट हो गया। बात समझ में आ गई? अरे थोड़ा सा समझ लो, उसके बाद से तो लिखना ही लिखना। समझते नहीं इसलिए जाते हो घर पे, फिर दिक्कतें होती है। अब आप लोग इसलिए नहीं यहाँ रुकते हो कि घर जाएंगे तो वीडियो चलाना पड़ेगा, नेट खत्म होगा। और नेट रहेगा तो हम आराम से क्या करेंगे? बैठ के थोड़ा सा कुछ और देखेंगे, लाइक की वीडियो वगैरह देख लेंगे। ध्यान से सुनो, पहले बातें समझ में आ जाती हैं तो फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं होती। मैं चाहता हूं कि आपको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। मैंने क्या बताया? ये आप जो संरचना देख रहे हो, ये किसका संरचना है? एमआरएनए का। किसका है? एमआरएनए का है। और एमआरएनए की संरचना में आपको क्या बताया गया कि जो संरचना आपको दिखाई देती है, इस संरचना पर कोडोन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोडोन। और कोडोन होता क्या है? तो 3 नाइट्रोजनी क्षार का ये समूह होता है। कोडोन क्या होता है? 3 नाइट्रोजनी क्षार का समूह। ये देख रहे हो, ये यूसी, ये क्या है? नाइट्रोजनी क्षार का क्या है? समूह। तो ये कि यहाँ पर 3 का मिल रहा है ना, 3 यहाँ पर मिल रहा है, 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 3 यहाँ पर। तो ये पहला कोडोन फर्स्ट हो गया। ये क्या हो जाएगा? कोडोन सेकेंड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कोडोन थर्ड। और ये क्या हो जाएगा? कोडोन। ऐसे ये क्या होती हैं? कोडोनों की संख्या मिलती रहती है। तो पहला आपको समझ में आ गया कोडोन। आपको बताया गया बेटा कि इस पे कोडोन मिल रहा है। कोडोन तो आपने समझ लिया कोडोन क्या है। ये जो कोडोन है बेटा, ये कोडोन किसकी पहचान करते हैं? एंटी कोडोन की पहचान करते हैं। ध्यान रखना, ये जो कोडोन होते हैं, इसमें ये वाला जो भाग होता है, ये क्या होता है? एंटी कोडोन होता है ना। इधर देखो,
जो tRNA में क्या पाया जा रहा था, यही तो है एंटी कोडोन। इनकी पहचान कौन करता है, ये कोडोन इनकी पहचान करता है, और पहचान करने की वजह से ये tRNA आते हैं, और ये tRNA आकर इनसे क्या हो जाते हैं, जो इनके एंटी कोडोन है इनसे क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। समझ में आया? अब कैसे जुड़ते हैं, यहां देखो, जैसे कि मान लो ये है, यहां पे आप ये देख रहे हो, पहले तो चीज आपको और समझना होगा, ये जुड़ता कैसे है। तो मान लो यहां पे ये है और यहां पे कौन आया, एंटी कोडोन यही है ना, तो इसका प्रारंभन क्षेत्र कौन सा होगा, ध्यान रखना, आके जुड़ेगा कौन, ये आके जुड़ता है AUG से। किससे जाके जुड़ता है, AUG से जुड़ता है। क्यों? अरे इसके जो विपरीत होंगे वही आकर इससे क्या होगा, जुड़ेगा। जो विपरीत नहीं होंगे वहां से क्या होता जाएगा, समाप्त होता जाएगा। ध्यान रखना। अब ये यहां से tRNA आ रहा है, और जो इसके विपरीत जो आएगा, यानी जो इसके विपरीत होगा, यहाँ पे A है, इसके यहाँ पे क्या आएगा, U होगा। U अगर यहाँ पे होगा, ध्यान रखना, अगर यहाँ पे U होगा और U की जगह पे यहाँ पे क्या होगा, A होगा, और यहाँ पे क्या होगा, G, तो ये अगर आया तो इससे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अगर क्या होता है, यहाँ कोई दूसरा नाइट्रोजन क्षार होता है जो इसके विपरीत होती है, यानी इससे जुड़े, इसके विपरीत नहीं होता है, तो वह जुड़ेगा नहीं, वो क्या होता जाएगा, हटता जाएगा। इस प्रकार से ये बार बार आने आते जाएंगे, और क्या हो जाएंगे, जो इससे मिलने वाला होगा वो क्या होता जाएगा, जुड़ता जाएगा। ठीक ना। तो यहाँ एक जोड़ते हैं। अब यहाँ पे मैं एक जोड़ता हूं, देखो यहाँ पे ये आपका क्या है, ये आपके tRNA है, और ये आया और ये है। अब यहाँ ध्यान रखना, इस पे कौन सा होगा तो जुड़ेगा। ध्यान रखना, यहाँ पे ये है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, U होना चाहिए। क्या होना चाहिए, U। यहाँ U है तो यहाँ क्या होना चाहिए, ये। यहाँ C है तो क्या होना चाहिए, G। अगर ये होगा तो ये क्या होगा, इससे जुड़ जाएगा। अगर ये नहीं होगा तो ये क्या होगा, यहाँ से हटता जाएगा। बस इसमें यही प्रक्रिया क्या होती है, चलती होती है। अगर दोनों कोडोन क्या है, एंटी कोडोन मिल गया तो ये जुड़ेगा, अगर एंटी कोडोन नहीं मिला तो क्या होगा, नहीं जुड़ेगा। प्रोटीन निर्माण के लिए जो है, जो mRNA पर प्रारंभिक कोडोन और समापन कोडोन क्या होता है। अब एक चीज रखना, अब जो प्रारंभिक कोडोन किसे कहा जाएगा, यानी प्रारंभिक कोडोन क्या होता है, AUG होता है। क्या होता है, AUG होता है। तो इसमें ये जो होता है ना, AUG, इसको क्या कहा जाता है, प्रारंभिक कोडोन। क्या कहता है, ध्यान रखना, यहाँ पे मैं बता रहा हूं आपको, जैसे बताया जाए क्या, बताया जा रहा है आपको कि जब ये आकर से जुड़ता है तो क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण शुरू हो जाता है। और प्रोटीन निर्माण होता कैसे, ध्यान रखना, यानी प्रोटीन निर्माण के लिए mRNA पर प्रारंभिक कोडोन और समापन कोडोन क्या होता है। तो ध्यान रखना, प्रारंभिक जब हम देखें तो प्रोटीन, ये mRNA का प्रारंभिक कोडोन होता है AUG। ये जो AUG है ये क्या कहलाता है, प्रारंभिक कोडोन। यानी यहीं पर जब ये होता है तो यहाँ पे अनुवादन क्रिया क्या हो जाती है, प्रक्रिया, यहाँ पे अनुवादन प्रक्रिया क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। क्या हो जाती है, अनुवादन स्टार्ट हो जाती है। और अनुवादन स्टार्ट होने के कारण यहाँ पर क्या बनने लगता है, इस वाले कोडोन पर, ध्यान रखना, ये वाला कोडोन जो होता है इस पे जब अनुवादन होता है तो यहाँ क्या स्टार्ट हो जाता है, प्रोटीन का निर्माण। क्या हो जाता है, प्रोटीन बनना चालू हो जाता है। तो पहला चीज आपने क्या देखा,
कि प्रोटीन निर्माण कैसे होता है बेटा, यानी mRNA के प्रारंभिक कोडोन कौन है, AUG है। ये AUG से अनुवादन क्रिया क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। अनुवादन क्रिया शुरू होने से ये क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होना शुरू हो जाता है। यानी प्रोटीन का निर्माण जो है किस पे स्टार्ट होता है बेटा, यहाँ पर स्टार्ट होता है, ठीक ना। अब मान लो कि प्रोटीन बना लिया, जितनी प्रोटीन की जरूरत थी वो प्रोटीन जब बन गया तो प्रोटीन को क्या करना होता है, रोकना भी पड़ता है कि भाई प्रोटीन अब ज्यादा हमारा जितनी आवश्यकता है उतनी प्रोटीन हमें क्या हो गई है, बन गया है। अब हमें इसको रोकना है, तो इसको रोकने के लिए क्या होता है, ध्यान रखना, जो mRNA होता है इस पे समापन क्रिया किस पे होता है, यानी समापन कोडोन किसे कहा जाता है, जो UAA आता है, यानी इसको छोड़ के जितने भी आते हैं, जैसे UAA आ गया, UAG आ गया या UGA आ गया, तो यहाँ पर ये प्रोटीन को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। यानी जब यहाँ पर ये होता है तो ये क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। यानी प्रोटीन बनाने को रोकने के लिए किसका यूज करना पड़ता है, इस कोडोन का यूज करना पड़ता है। समझ में आया, ये प्रारंभ करता है और ये अनुवादन को क्या कर देता है। जब ये इधर ध्यान दो ना, पहले नहीं समझ पाओगे। मैं कह रहा हूं कि ये वाला जो कोडोन आपको नजर आ रहा है, कौन, UAG, जब ये कोडोन होता है तो इस पे अनुवादन क्रिया होती है तो प्रोटीन का निर्माण क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। प्रोटीन मान लो बन के तैयार हो गया, अब प्रोटीन की हमें ज्यादा जरूरत नहीं है, तो अब इस अनुवादन को रोकने का काम कौन करता है, जो ये क्या है, UAA, ये सभी कोडोन है ना, ये भी कोडोन है, ये भी कोडोन है, ये भी क्या है, कोडोन। ये जब आते हैं तो इन कोडोन का उपयोग किया जाता है, तो ये अनुवादन क्रिया को क्या कर देता है, रोक देता है, जिससे क्या होता है, प्रोटीन बनना रुक जाता है, और इसी को क्या कहता है, समापन कोडोन भी कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये हमारा जो है, हमने 3 चीजों को पढ़ लिया। mRNA हमने क्या क्या पढ़ा, rRNA, tRNA और mRNA, ये हमारा क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब हम सीधे आ जाएंगे DNA से RNA का निर्माण यानी अनुलेखन को देखें, ठीक है ना। अब हम आपको सीधे क्या स्टार्ट करते हैं, अनुलेखन। हाँ सुनो, अनुलेखन क्या है बेटा, आप लोगों को बताया गया था, जैसे DNA की प्रतिकृति बताया गया था, रेप्लिकेशन बताया गया कि DNA से DNA का निर्माण होना क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन कहलाता है। उसी प्रकार से DNA से यानी RNA का निर्माण होता है। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ DNA से DNA बनता है, ये DNA से क्या बनता है, DNA से DNA बनता है, तो ये क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन कहलाता है। लेकिन जब DNA से क्या बनता है, RNA बनता है, तो ये क्या कहलाता है, अनुलेखन। यानी DNA से DNA बना तो ये क्या कहलाया, रेप्लिकेशन। अब DNA से DNA बना तो ये क्या कहलाया, आप देख सकते हो, रेप्लिकेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेप्लिकेशन कहलाएगा। और जब DNA से क्या बन गया, RNA बन गया, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। अब एक चीज ध्यान रखना, आप लोगों ने देखा था कि जब DNA से DNA बन रहा था, यानी जब रेप्लिकेशन हो रहा था, तो उसकी क्रिया विधि में मैंने बताया था कि उस क्रिया विधि में 5 एंजाइम कार्य कर रहे थे। याद है आप लोगों को, कुल कितने एंजाइम कार्य कर रहे थे, 5 एंजाइम कार्य कर रहे थे। कौन कौन से वो एंजाइम थे बेटा, तो आपको DNA पॉलीमरेज बताया गया था, टोपो आइसोमरेज बताया गया था, हेलिकेज बताया गया था, प्राइमर बताया गया था, लाइगेज बताया गया था। ये बताया गया था ना, ये 5 मिलकर क्या कर रहे थे, रेप्लिकेशन क्रिया को यानी कंप्लीट कर रहे थे, रेप्लिकेशन क्रिया को पूर्ण कर रहे थे। उसी प्रकार से RNA में भी एक एंजाइम की आवश्यकता होती है, यानी इसमें भी एंजाइम की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें 5 एंजाइम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मात्र एक ही एंजाइम कार्य करता है, जिसको कहा जाता है RNA पॉलीमरेज। बात समझ में आ गया। अनुलेखन में सिर्फ कितना एंजाइम कार्य करता है, 5। और DNA से DNA बनाने में कितना काम कर रहा था, उसमें 5 कर रहा था, इसमें कितना करता है,
डीएनए से आरएनए बनाने में एक ही एंजाइम कार्य करता है। तो यहाँ इसको बनाने के लिए रिप्लिकेशन में आपने क्या देखा था, रिप्लिकेशन बनाने में क्या रहा था, डीएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता पड़ रही थी, डीएनए पॉलीमरेज का, और इसमें किसकी आवश्यकता पड़ती है ट्रांसक्रिप्शन में, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है ना। ये डीएनए पॉलीमरेज क्या है और आरएनए पॉलीमरेज क्या है, पॉली केवल लिख समझ में आ जाएगा ना। अब आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, ये आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है बेटा, एक प्रकार का एंजाइम होता है। क्या होता है, एक प्रकार का एंजाइम होता है। और एंजाइम क्या होते हैं बेटा, जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, यानी प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम किसके बने होते हैं, प्रोटीन प्रकृति के, यानी वो किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। अब प्रोटीन किससे बना होता है, प्रोटीन किससे बना होता है, तो प्रोटीन अमीनो अम्ल से बना होता है। अब आप जानते हो कि हमारे शरीर में कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं, 300 से ऊपर पाए जाते हैं, लेकिन उसमें से 20 ऐसे अमीनो एसिड हैं जो क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो यानी ये क्या हो गया, ये प्रोटीन हो गया, ये प्रोटीन प्रकृति का हो गया, एंजाइम क्या हो गया, प्रोटीन प्रकृति का हो गया। और प्रोटीन किससे बना होता है बेटा, बताइएगा क्या, क्या किससे बना होता है, अमीनो एसिड से, यानी ये अमीनो एसिड से बना होता है। और अमीनो एसिड क्या होता है, अमीनो एसिड क्या होता है, ये जो है, ये अमीनो अम्ल जो है वो भी प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन। और इसमें 5 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, यानी जो एंजाइम ये है बेटा, इस एंजाइम में क्या होता है, 5 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है। ध्यान से देखो एक बार, मैं एक बार आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये बताया गया कि जो डीएनए से जब आरएनए बनता है, तो आरएनए बनाने में यहाँ आरएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता होती है। आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है बेटा, तो ये एक प्रकार का एंजाइम होता है। एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन क्या होता है, ये अमीनो एसिड का होता है, यानी अमीनो एसिड की श्रृंखला, यानी बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन का क्या करते हैं, निर्माण। तो वो क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड, जो अमीनो एसिड की जो श्रृंखला होती है उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कहते हैं। यानी अमीनो अम्ल की जो श्रृंखला बनी होती है, यानी कई अमीनो अम्ल, मैंने बताया कि 20 प्रकार के अमीनो अम्ल हैं जो हमारे शरीर में किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का। तो उनसे जो श्रृंखला बनती है उसे हम क्या कहते हैं, यानी अमीनो एसिड की श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कहते हैं। तो ये कितने पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है बेटा, 5 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है। और अमीनो अम्ल जुड़ते किससे हैं, पहले एक चीज ध्यान रखना, ये जो अमीनो एसिड है ये जुड़ते किससे हैं, तो ये जुड़ते हैं बेटा पेप्टाइड बंध से, यानी पेप्टाइड यानी हाइड्रोजन के पेप्टाइड बंध से जुड़े होते हैं। पहले एक चीज ध्यान, फिर आपको कंफ्यूजन हो गया, इधर ध्यान दो, मैं आपको पहले समझा रहा हूं। ट्रांसक्रिप्शन में हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, कौन से एंजाइम की, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, ये प्रोटीन प्रकृति का होता है, यानी प्रोटीन का बना होता है। और प्रोटीन किससे बना होता है, तो अमीनो एसिड जो होता है, बताया गया कि अमीनो एसिड जो होता है, ये अमीनो अम्ल जुड़ा किससे होता है, अमीनो अम्ल एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो किससे जुड़े होते हैं,
तो ये बताया जा रहा है कि ये जुड़े होते हैं पेप्टाइड बंध से। किससे जुड़े होते हैं? पेप्टाइड बंध। और ये पेप्टाइड बंध जो आपस में मिल कर किसका निर्माण कर देते हैं? इस तरह से पेप्टाइड बंध से ये क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार से देख रहे हैं ना, ये जुड़े हुए होते हैं और ये जुड़ कर किसका निर्माण कर लेते हैं? आपस में जुड़ कर क्या बना लेते हैं? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बना लेते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? जैसे देख लो पॉलीपेप्टाइड है क्या, ये मान लेते हैं। ध्यान देना है, यहां पे देखो ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला क्या होते हैं? ये देखो ये कितने हैं? 1 2 3 4। दूसरे में कितने हैं? 1 2 3 4। अब ये दोनों जुड़ गए तो पहले में 4 और दूसरे में 4, दोनों मिलाकर कितने हो गए? 8 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। ठीक है ना, 8 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने हैं बेटा? 4 और ये कितने हैं? 4। ये दोनों मिलकर कितने हो गए? 8। और दूसरे में कितना एक आ रहा है? 3। तो 8 और 3 की यहाँ पे क्या है? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। अब हमें अनुलेखन क्रिया होता कैसे, हमको समझना क्या है? अनुलेखन क्रिया होता कैसे? तो मान लो अनुलेखन में तो यही ना बताया गया कि डीएनए से क्या बनना? डीएनए से आरएनए का निर्माण होना क्या कहलाता है? अनुलेखन कहलाता है। यही कहलाता है। तो इसका मतलब ये जो अनुलेखन क्रिया है बेटा, ये निश्चित रूप से डीएनए को खोलकर ही बनाया गया होगा। ये क्या है? डीएनए है। ये क्या आपको दिखाई दे रहा है? डीएनए। ये किससे जुड़े हुए हैं? किससे जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से होते हैं। इस प्रकार से ये हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो सीधा होता है 3' सीधा होता है, क्या होता है? 3' सीधा होता है। क्या होता है? 5'। तो ये क्या हो जाएगा? 5' और ये क्या जाएगा? 3'। अब सवाल ये पैदा होगा कि जो डीएनए होता है वो डबल रज्जुकी होता है और आरएनए क्या होता है? सिंगल रज्जुकी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा नहीं, जब तक दोनों धागे अलग नहीं होंगे, तब तक किसका निर्माण नहीं होगा? आरएनए का निर्माण नहीं होगा। आपने देखा कि जब डीएनए से डीएनए बन रहा था तो इसमें प्रारंभन क्षेत्र आ रहा था जो पहचान कर रहा था कौन सा? हेलिकेस। और वही जाकर हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ रहा था, जिससे रज्जु क्या हो रही थी? खुल रही थी। इसमें क्या होता है? इसमें भी प्रारंभन क्षेत्र की क्या होती है? आवश्यकता होती है। अब जैसे कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक तो कोशिका कौन सी होती है? एक यूकैरियोटिक होती है, दूसरा क्या होता है? प्रोकैरियोटिक। तो अब इसमें क्षेत्र का पता करना है। डीएनए के दोनों रज्जु से एक रज्जु आरएनए कैसे बनाएंगे? पहले हम इसका देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये कौन सा है? प्रोकैरियोटिक वाला है। कौन सी कोशिका का है? ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का है। और अगर यहीं पे यूकैरियोटिक को भी बनाए तो क्या दिक्कत है? ये क्या हो गया? यूकैरियोटिक हो गया। ये क्या है? यूकैरियोटिक। ठीक है, हम देखेंगे बेटा। अब हम तो यहाँ क्या करने जा रहे थे? अनुलेखन करने जा रहे हैं ना? क्या करने जा रहे हैं? यहाँ पर हम अनुलेखन की प्रक्रिया को करने जा रहे हैं। अनुलेखन का मतलब क्या? अनुलेखन की प्रक्रिया में हमें पहला चीज क्या ध्यान देना है बेटा?
कि भाई सीधी सी बात है कि ये क्या है, डीएनए है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का क्या है, डीएनए है। और इस डीएनए को हमें क्या करना होगा, इसके हाइड्रोजन बांड को तोड़कर यानी इसको सिंगल रज्जु में करना होगा, तब आरएनए बनेगा। और आरएनए बनाने के लिए पहले तो इसमें अगर हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं को हमने लिया है और दोनों के डीएनए को लिया है, पहला क्या होगा कि पहले चीज इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि जैसे रिप्लिकेशन क्रिया में क्या हो रहा था कि एक एंजाइम आता है और वो क्या करता है कि वो प्रारंभिक क्षेत्र का पता लगाता है कि जहाँ पे हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड होते हैं वहाँ पे जाता है, एक छोटा सा कट लगाता है और अंदर प्रवेश करता है और जाके हाइड्रोजन बॉन्ड को धड़ाधड़ तोड़ के अलग कर देता है। आपने वहाँ देखा था। यहाँ पर भी क्या होता है बेटा कि इसमें भी एक निश्चित क्षेत्र होता है, ध्यान रखना। इसमें क्या होता है कि प्रारंभम क्रिया कहाँ होता है, जब ये इसमें भी प्रारंभन क्रिया के लिए एक निश्चित क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र को प्रारंभन क्षेत्र कहते हैं। यानी जो एक निश्चित क्षेत्र होता है जहां पर प्रारंभन क्रिया संपन्न होती है, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, प्रारंभन क्षेत्र कहते हैं। इसके यहाँ पर एक एंजाइम आता है और आके चिन्हित करता है और चिन्हित करके अंदर प्रवेश करता है और हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर देता है, तोड़ता चला जाता है। अब चूंकि सवाल ये पैदा होता है, कौन पता लगाएगा कि वो प्रारंभन क्षेत्र है कौन? तो इसको पता लगाने के लिए जो है आरएनए पॉलीमरेज का जो है कौन आता है, जो सिग्मा कारक होता है, वह पता लगाता है कि वो प्रारंभन क्षेत्र कौन सा है। जैसे मान लेते हैं, और जैसे मान लेते हैं कि ये हम इसको पहले प्रोकैरियोटिक वाले कोशिका को ही देख लेते हैं। इस प्रारंभन क्षेत्र में होता क्या है, प्रारंभन क्षेत्र का ये पता कैसे लगाता है, जो अल्फा कारक है, ये जो 10 नाइट्रोजन क्षार युग पहले एक अनुक्रम मिलता है। जैसे मान लो ये कोई डीएनए का क्या है, ये आप देख रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इसमें ये सब एक दूसरे से नाइट्रोजन क्षार से जुड़े हुए हैं ना। यानी यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पर ये एडेनिन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, थाइमिन होगा। इसी प्रकार से जुड़े हुए जोड़े, ये युगल का मतलब क्या है, जोड़े में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे ये क्या करता है यूकैरियोटिक वाले में, यानी इसमें प्रारंभन क्षेत्र देखने के लिए 10 नाइट्रोजन क्षार युगल पहले एक अनुक्रम मिलेगा, जिसे उस अनुक्रम को कहा जाता है TAAT। नहीं समझ आया? देखो ध्यान से, मैंने क्या बताया, एक बार फिर ध्यान सुनते हैं। ये प्रारंभन क्षेत्र का पता कैसे लगाता है बेटा, जैसे मान लो एक अनुक्रम मिलता है, क्या होता है, नाइट्रोजनी क्षार का एक अनुक्रम मिलता है जिसको हम पढ़ते हैं TAT। इससे 10 नाइट्रोजनी क्षार युगल पहले, यानी इसके पहले, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इससे पहले ये इस क्षेत्र का पहचान करता है, ये इसका प्रारंभन क्षेत्र होगा। ध्यान दो, अब इसके बाद जितने हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, इन हाइड्रोजन बॉन्ड में ये क्या आएगा, ये अंदर प्रवेश करेगा, यानी यहाँ कट लगाएगा, प्रवेश करके इस भाग को क्या करेगा, तोड़ता चला जाएगा। कौन, ये कौन तोड़ रहा है बेटा, यहाँ जो सिग्मा कारक है, ये इस क्षेत्र का पता लगाया और यहाँ से तो अंदर घुसा और अंदर घुसकर ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को धड़ाधड़ तोड़ता चला जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब एक चीज बताओ, यहाँ पर ये है कि यहाँ पे कौन कौन से होंगे, यहाँ पे क्या होगा, एडेनिन होगा, यहाँ पे क्या होगा, थाइमिन होगा, यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा, एडेनिन होगा, यहाँ पे क्या होगा, थाइमिन और क्या होगा, ऐसे होगा ना। ये इसको पता करके क्या कर लेगा, तोड़ लेगा। तो जो ये आपको ये अनुक्रम जो मिल रहे हैं, इस अनुक्रम को क्या कहा जाता है, ध्यान रखना। जो ये 6 नाइट्रोजनी क्षार, 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 नाइट्रोजनी क्षार के जो जोड़े मिल रहे हैं बेटा,
ठीक ना। कौन जोड़े? टी ए टी, जो ये जोड़े मिल रहे हैं, इस अनुक्रम को कहा जाता है प्राइम नाउ बॉक्स। क्या कहा जाता है? प्राइम नाउ बॉक्स। ये बात आप लोगों को समझ में आई है? इधर देखो, पहले शांत होकर पहले समझ, उसके बाद से अब मैं आता हूं, इसको आपको थोड़ा आराम से मैराथन प्रक्रिया के माध्यम से समझते हैं। मैंने क्या बताया बेटा, एक बार ध्यान से पूरे चीज को समझते हैं। हमने बताया अनुलेखन क्या है, तो डीएनए से आरएनए का निर्माण होना क्या कहलाता है? अनुलेखन कहलाता है। आरएनए में जो है, जो आरएनए प्रक्रिया कराने का काम कौन करता है? तो एक एंजाइम होता है, जिस एंजाइम का नाम क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है? एक प्रकार का एंजाइम होता है जो प्रोटीन का बना होता है। और प्रोटीन क्या होते हैं बेटा? ये अमीनो एसिड से बने होते हैं। और ये क्या होते हैं? यानी अमीनो एसिड आपस में जुड़ जुड़ के क्या बनाते हैं? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाते हैं। और वो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को हम इस रूप में क्या करते हैं? दर्शाते हैं, अल्फा अल्फा डैश, बीटा बीटा डैश और सिग्मा। ठीक है ना। तो ये अल्फा और बीटा जो होता है, इसको कोर भाग कहा जाता है, और जो सिग्मा होता है, इसको क्या है? सिग्मा कारक कहा जाता है। ठीक है ना। अब चूंकि हमें अनुलेखन क्रिया करनी है, हम अनुलेखन करेंगे, तो अनुलेखन क्रिया करने के लिए जैसे हमने रिप्लिकेशन किया था, रिप्लिकेशन में हमने बताया कि भाई उसमें एक एंजाइम आ रहा था, वो डीएनए पर एक क्या कर रहा था? प्रारंभन क्षेत्र का पता लगा रहा था। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी प्रारंभन क्षेत्र का पता लगाने के लिए एक क्या आता है? एक कारक आता है, जिस कारक का क्या नाम होता है? आरएनए पॉलीमरेज अल्फा कारक। ये एक प्रकार का क्या होता है? एंजाइम होता है। ये एंजाइम आता है, और ये एंजाइम जैसे कि अगर हम प्रोकैरियोटिक वाले में देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका के जो डीएनए है उसको देख रहे हैं, तो इसमें ये पता कैसे लगाता है? तो इसमें आपको यही बताया गया कि पता लगाने के लिए ये सबसे पहले उस क्षेत्र का पता लगाता है जहां पर ये क्या है? जो प्राइम नाउ बॉक्स जो होता है, प्राइम नाउ बॉक्स मैंने जो बता दिया, किसको कहा जाता है प्राइम नाउ बॉक्स? जो ये 6 नाइट्रोजन क्षार यानी टी, जो ये क्या होता है? ये एक बताया गया, जो नाइट्रोजन क्षार का जो अनुक्रम होता है, इस अनुक्रम को पता लगाता है। क्या करता है? इस अनुक्रम को पता लगाता है, और अल्फा कारक डीएनए के चारों तरफ, इसके चारों तरफ घूमता है। जब ये इसको पता चल जाता है, तो पता करने के बाद इस नाइट्रोजनिक, इसके 10 नाइट्रोजनिक क्षार के बाद, जो 10 नाइट्रोजनिक क्षार युगल हैं, देख रहे हैं ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस 10 नाइट्रोजनिक क्षार के बाद ये क्या कर लेता है? उस स्थान को चिन्हित कर लेता है। क्या कर लेता है? चिन्हित कर लेता है। क्योंकि इसका स्थान क्या होता है? निश्चित होता है। जो निश्चित स्थान होता है, यानी निश्चित क्षेत्र होता है, उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? प्रारंभन क्षेत्र कहते हैं। तो ये क्षेत्र इसको कहाँ प्राप्त हो रहा है? देखो यहाँ पे। अब यहाँ पर ये क्या करेगा? कट लगाएगा। कौन? जो ये सिग्मा कारक है। अब ये यहाँ पे कट लगाएगा, इसके अंदर क्या करेगा? प्रवेश करेगा। प्रवेश करके इस भाग को क्या करेगा? जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, इनको तोड़ता चला जाएगा। क्या करता चला जाएगा? तोड़ता चला जाएगा। ये तोड़ा, अब ये टूट गया, तो ये दोनों रज्जु क्या हो गए? अलग हो गए। इसी तरह से ये तो हमने बता दिया प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक वाले जो कोशिका होते हैं, उनमें क्या करता है बेटा? तो यूकैरियोटिक वाले को हम देख लेते हैं। यहां पर ये मान लेते हैं कोई यूकैरियोटिक वाला है। क्या है? यूकैरियोटिक वाला है। ये क्या है? ये 3 डैश है, और ये क्या है? 5 डैश है। ये क्या है? 5 डैश है, और ये क्या है? 3 डैश। इसमें भी क्या करेगा? इसमें भी एक नाइट्रोजन क्षार का अनुक्रम होता है, जिस अनुक्रम को कहा जाता है, ध्यान रखना, थोड़ा सा इससे अलग होता है। ये यूकैरियोटिक वाला होता है बेटा, यूकैरियोटिक जो कोशिका होता है, इसमें क्या होता है? ये प्रोकैरियोटिक कोशिका
से थोड़ा सा क्या होता है, अलग होता है। इसमें आरएनए जो पॉलीमरेज होता है, यानी आरएनए पॉलीमरेज का जो सिग्मा होता है, कारक होता है, वह प्रारंभन क्षेत्र को पहचानता है, इसमें भी पहचानता है। और इसमें क्या करता है कि इसमें एक नाइट्रोजनी क्षार का अनुक्रम पाया जाता है, जिस अनुक्रम को कहा जाता है TA AAA। ठीक है ना, यानी ये भी इसी तरह से होगा। इसमें एक अनुक्रम मिलता है TA AAA, ठीक है ना। या एक और अनुक्रम होता है जिस अनुक्रम को कहा जाता है TA समझ रहे हो ना। ये इस अनुक्रम को पहले क्या करता है, पहचान करता है, और इसको पहचान करके 20 नाइट्रोजनी क्षार युगल के बाद इसमें 10 का किया था, और इसमें क्या करता है 20 का पता करता है। अब मान लेते हैं कि 20 यहां से काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऐसे करेंगे कितना हो जाएगा 20। ये पतला पतला, और इसमें और बनाते हैं, कितना हो गया 20 को ये पता करेगा, और यहां पर आकर ये सिग्मा कारक क्या करेगा, चिन्हित करेगा, और इसके आगे जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इनको तोड़ता हुआ चला। ठीक है, तो इसमें आपने इसको इस वाले जो 6 नाइट्रोजन क्षार युगल मिल जाते हैं, इसको आपने क्या कहा था, प्राइम नाउ बॉक्स कहा था। लेकिन जो इसमें मिलते हैं, ये जो इसका नाइट्रोजन ये मिलता है क्या, जो ये नाइट्रोजन क्षार का अनुक्रम मिलता है, इस अनुक्रम को हम कहते हैं टाटा बॉक्स। टाटा बॉक्स, ठीक है। अब ये चीज ध्यान रख लेना, जो यूकैरियोटिक में होते हैं वो कौन सा होते हैं, टाटा बॉक्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं, राइबोनाउ बॉक्स होते हैं। सर इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड को वो आरएनए पॉलीमरेज तोड़ रहा है, तो उसमें भी वही तोड़ेगा। हाँ, उसमें भी वही तोड़ेगा। अल्फा यहाँ पे जो है ना सिग्मा कारक ही आकर, यानी आरएनए पॉलीमरेज का जो सिग्मा कारक है वही यहाँ पर भी आकर क्या करेगा, तोड़ेगा। बस अंतर क्या होगा, ये जो है ना, जो ये अनुक्रम मिल रहे हैं, इस अनुक्रम के 10 नाइट्रोजनी क्षार युगल के बाद लगाएगा, और इसमें क्या करेगा 20। इसको प्राइम नाइट्रोजन बॉक्स कहा गया, और इसको क्या कहा गया, टाटा बॉक्स। ठीक है, तो यहां पर भी ये क्या कर देगा, अब ये गया, और ये यहां से इधर का हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करता जाएगा, तोड़ता चला जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? भाई आपने दोनों में क्या कर दिया, दोनों में आपने क्या कर लिया, तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया, यहां भी टूटा और यहां भी टूटा। अब ये बताओ, ये भी रज्जु यहां से खाली हो गया कि नहीं हो गया, ये भी 2 रज्जु बन गया, थोड़ा सा और मिटा देते हैं, और ये भी रज्जु क्या हो गया। ठीक है, इसमें जो है कितने नाइट्रोजन क्षार हैं, वो है बेटा अनुक्रम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हैं। तो इसमें 7 नाइट्रोजन क्षार वाले जो अनुक्रम है, उसके बाद से कितना 20 नाइट्रोजनी क्षार युगल को, युगल का मतलब क्या, जोड़ा के बाद ये कट लगाया। इसमें कितना था, ये 6 था ना, तो ये चीज नोट कर लेना। अब देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड जब टूट गया तो दोनों रज्जु क्या हो जाएंगे। जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा तो ये रज्जु दोनों क्या हो गए, अलग हो गए। इसमें भी टूटा तो ये दोनों क्या हो गए, अलग हो गए। अब अलग होने के बाद से यहां ध्यान रखना, इसे मिटा दे। देखो, अगर हम किसको देख रहे हैं, प्रोकैरियोटिक वाले को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं, प्रोकैरियोटिक। जब इसके हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा तो कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देगा। यहाँ का तो बॉन्ड टूटा नहीं है, दिख रहा है ना, ये बॉन्ड तो ऑलरेडी ऐसे ही है, दिखाई दे रहा है ना। और ये बॉन्ड क्या हो गए, टूट गए।
तो जो ये बांड टूटता है बेटा, ध्यान रखना एक चीज हमेशा इसमें ध्यान रखना, जब ये अलग अलग रज्जु होते हैं तो जो ये ऊपर वाला रज्जु होता है, ये वाला, इसको कहा जाता है एंटीसेंस रज्जु। क्या कहा जाता है? एंटीसेंस। एंटीसेंस रज्जु हो गया। और ये क्या हो गया? सेंस रज्जु कहा जाता है। इसको क्या कहता है? सेंस रज्जु कहा जाता है। अब इसमें होता क्या है कि जो आरएनए का निर्माण होता है ना बेटा, आरएनए का निर्माण कभी भी, हमने इस रज्जु को जब इस तरह से देखा खोल के, तो भाई ये वाला जो ऊपर वाला रज्जु बन रहा था वो क्या था? एंटीसेंस रज्जु कहलाता है, और नीचे वाला क्या कहलाता है? सेंस। और आरएनए का निर्माण हमेशा जो है किस पे होता है? एंटीसेंस पे होता है। किस पे होता है? एंटीसेंस पे होता है। देखो इसको जब हम क्या करेंगे, जब ये हम अगर ये दोनों जुड़ गया तो फिर तो ये डबल रज्जु हो जाएगा। तो इस पे केवल हमको इस पे बनाना है ना। अब ये बनता कैसे है, ध्यान रखना, बनता कैसे है? आरएनए बनाने के लिए हमें क्या, किसकी आवश्यकता होती है? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट की जरूरत होती है। किसकी होती है? जैसे एएमपी की आवश्यकता होती है, सीएमपी की आवश्यकता होती है, यूएमपी की आवश्यकता होती है, और जीएमपी की जरूरत होती है। और यहाँ केंद्रक में क्या मिल रहा है? यहाँ केंद्रक में मिला आता है एटीपी, सीटीपी। यानी देखो आपको आरएनए बनाने के लिए किसकी किसकी आवश्यकता होती है? एएमपी, दूसरा क्या बताया गया? सीएमपी, सीएमपी, फिर जीएमपी, जीएमपी, यूएमपी। क्या हो गया? यूएमपी, इसकी आवश्यकता होती है। और इसके केंद्रक में, ये तो डीएनए था ना, तो डीएनए के केंद्रक में क्या मिल रहा है बेटा? तो डीएनए के केंद्रक में मिल रहा है आपको एटीपी। क्या मिल रहा है? एटीपी। और एटीपी के बाद से सीटीपी, सीटीपी, और मिल रहा है यूटीपी, यूटीपी, और जीटीपी। अब ध्यान रखना, अब हमें क्या करना है बेटा? यहां पे इसको बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे कि इसमें से 2 फास्फेट निकालेंगे, जिससे इसमें से, अब इस वाले में से हम 2 फास्फेट को क्या कर देंगे, यानी ये वाला जो है इसमें से 2 फास्फेट को क्या कर देंगे? निकालेंगे। जब 2 फास्फेट निकलेगा बेटा, यानी हमको बनाना है ये, तो इसमें से 2 फास्फेट निकालेंगे, तो ये क्या होगा? जैसे निकलेगा तो इससे उस, यानी जब ये निकलेगा तो इससे ऊर्जा मिलेगी। क्या होगी? ऊर्जा मिलेगी। और उस ऊर्जा का उपयोग करेगा कौन? आरएनए पॉलीमरेज का कोर भाग। अब ये कोर भाग यही है ना, ये क्या है? कोर भाग। ये इसका उपयोग करेगा, यानी कोर भाग अल्फा, अल्फा डैश, बीटा, बीटा डैश। और इसका उपयोग करके इन सबको जो है क्या करेगा? अब ये इधर से ये 3 डैश क्या था? 3 डैश, और ये क्या था? 5 डैश। तो ये क्या करेगा? 5 डैश, इधर से 3 डैश, और इधर क्या हो जाएगा? 5 डैश। इस साइड से इस पे एक दूसरे को क्या करता जाएगा? जोड़ता जाएगा, और आरएनए बनकर क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। तो ये रहा आपका क्या? अनुलेखन। इसमें भी उसी तरह से घटना होगी। ठीक है ना? तो ये हम आज हमने क्या कंप्लीट कर लिया? अनुलेखन। अब अगला जो है हमको पढ़ना होगा, वो हम पढ़ेंगे अनुलेखन के बाद से विभक्त जीन पढ़ना है। विभक्त जीन पढ़ना है। ठीक है ना? अगले दिन बताएं।